अब तक आपने देखा। राजू दरवाजा खोलकर अंदर आया। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा उदास दिखाई दे रहा था। उसने अपने गमछे में किसी चीज को बड़े सलीके से संभाल रखा था। हाँ कहो, क्या बात है राजू? राहुल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा। अब आगे। राजू एक पल के लिए चुप रहा, फिर गमछे को कसकर संभालते हुए सपाट लहजे में बोला, भैया यह आपकी लोवर की जेब से निकला था। राजू के हाथ में ब्रेसलेट देखते ही राहुल के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने एक बार कल्याणी की ओर देखा और फिर राजू की ओर, मानो माँ को जवाब देने के लिए शब्द खोज रहा हो। इस पल राहुल का चेहरा देखने लायक था। उसने एक भौं चढ़ाई और राजू की ओर ऐसे देखा मानो कह रहा हो, माँ के सामने ब्रेसलेट देने की क्या जरूरत थी। राहुल के चेहरे की हालत देखकर कल्याणी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। लाओ राजू, यह मुझे दे दो। कल्याणी ने हाथ बढ़ाकर राजू के हाथ से ब्रेसलेट लेते हुए कहा। जी माँ जी। राजू ने आदर से ब्रेसलेट उनके हाथ में रखा, गमछा संभाला और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ पलों तक कमरे में सन्नाटा छा रहा। कल्याणी ने राहुल के शर्म से लाल पड़े चेहरे की ओर देखा, फिर प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए बोली, राहुल, अगर तुमने इसे रिया के लिए लिया था तो दिया क्यों नहीं? कल्याणी की बात सुनकर राहुल बुरी तरह झेंप गया। माँ वो ये मेरा नहीं है। राहुल ऐसे हकला रहा था मानो जबान सब ढूंढना ही भूल गई हो। कल्याणी उसे चिढ़ाते हुए बोली, जानती हूँ यह तुम्हारा नहीं है, तुम थोड़ा ही ने ब्रेसलेट पहनोगे। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जिसके लिए तुमने इसे लिया था। राहुल के चेहरे की झेप देखकर कल्याणी मुस्कुरा उठी थी। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस इसे देख रही थी, मैंने तो इसे यूं ही ले लिया था। राहुल सफाई देते हुए बोला, मानो अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए अब उसके पास शब्द ही नहीं बचे हों। कल्याणी मुस्कुराकर बोली, ओह तो अच्छा, तो तुमने इसे सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि रिया इसे देख रही थी? राहुल वहीं खड़े खड़े शर्म से गड़ सा गया था। वह कल्याणी से अब नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। कल्याणी ने उसकी आंखों में झांका, फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाते हुए बोली, राहुल ये लो, कल इसी रिया को पहना देना। कहते हुए उनका चेहरा स्नेह और प्यार से भर गया था। वैसे तो राहुल शहर का एक नामी बिजनेसमैन था। पूरे शहर में उसके अनुशासन और सख्त स्वभाव के चर्चे थे। बाहरी दुनिया के लिए वह एक अनुशासित व्यक्ति था, लेकिन जब बात उसकी माँ कल्याणी की हो तो उसके सारे तर्क और कठोरता कहीं पीछे छूट जाती थी। बच जाता था तो बस एक शर्मीला और आज्ञाकारी बेटा, जिसके लिए उसकी माँ के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। आज भी उसे कल्याणी के सामने अपनी भावनाओं को छुपाना मुश्किल हो रहा था। राहुल कुछ देर तक सिर झुकाए बैठा रहा, फिर अपने भीतर का साहस जुटाते हुए धीरे से बोला, माँ वो मैं। लेकिन अब की बार भी उसके शब्द होठों तक आए और फिर वापस लौट गए थे। राहुल को इस तरह झेंपता देखकर कल्याणी अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। उन्होंने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई और बोली, माँ की आंखें वह भी देख लेती है जिन्हें अक्सर बच्चे छुपाना चाहते हैं। तो क्या माँ ने इन्हें भी देख लिया? यह सोचकर राहुल ने झट से अपना वह हाथ पीछे खींच लिया, जिस पर रिया के दांतों के निशान अभी भी हल्के हल्के उभरे हुए थे। माँ की आंखें नहीं, लगता है दूरबीन हो, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपता। राहुल मन ही मन सोचकर बुदबुदाया। राहुल के चेहरे पर उभरी झेप देखकर कल्याणी एक बार फिर से मुस्कुरा उठी। अब जोर जाकर थोड़ा आराम कर लो, कब से मेरी ही सेवा में लगे हुए हो। यह कहते हुए उन्होंने राहुल के माथे को प्यार से चूम लिया। माँ मैं चला जाऊंगा, आप बताइए क्या आपको पहले से अच्छा लग रहा है? राहुल ने उनका हाथ पकड़कर प्यार से सहलाते हुए पूछा। हाँ राहुल, अब मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। कल्याणी ने बेड पर लेटते हुए कहा। ठीक है माँ, आप आराम कर लीजिए, राहुल धीमे स्वर में बोला। वह बिस्तर से उठा, कल्याणी को कंबल उड़ाया और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। इस राजू के बच्चे ने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। और माँ, उन्होंने तो जैसे जासूसी की डिग्री ले रखी है, उनकी आंखों से तो जैसे कुछ भी नहीं छुपता। वह धीरे से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर ब्रेसलेट पर पड़ी। वह उसे देखकर हल्के मुस्कान के साथ फुसफुसाया, माँ का सख्त आदेश है कि तुम्हें उस जंगली बिजली तक पहुंचा दूं। राहुल कल्याणी देवी के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी माँ की जुबान से निकला हर शब्द उसके लिए सबसे बढ़कर था। अब वह ब्रेसलेट सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं रह गया था,
वह उसकी माँ का दिया हुआ वचन भी बन गया था। इसे निभाना राहुल अपना कर्तव्य मान चुका था। उसने एक बार ब्रेसलेट की ओर देखा, फिर उसे प्यार से मुट्ठी में भींच लिया था और अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। वह तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वह औंधे मुंह बेड पर गिर गया था। कमरे में अभी भी हल्की लेवेंडर की खुशबू फैली हुई थी। उसने तकिया को अपने सीने से लगाया। कुछ पल वह खिड़की के पर्दों से छन कर आती चांदनी को देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उठा और खिड़की के पास जाकर रुक गया। उस चांदनी में बहती मंद मंद हवा में एक अजीब सा सम्मोहन पैदा हो रहा था। राहुल की बाहें अचानक ही उठी और खिड़की के सामने फैल गई थी, मानो इस पल को अपने अंदर समा लेना चाहती हो। कमरे की पीली रोशनी में उसने अपने हाथ की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, जंगली बिल्ली जितनी जिद्दी है उतनी ही मासूम भी। सोचकर ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। उधर सिक्योरिटी रूम में इशिता की बात सुनकर सूर्य एक पल के लिए चौंक सा गया था। उसने आश्चर्य से पूछा, मैडम, क्या आपने उसे देखा था? वह इशिता के बिल्कुल करीब आ गया था, मानो उसे यकीन हो कि इशिता उस फाइल चोर का सच जानती हो। उसने इशिता की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, मैडम, क्या आप जानती है कि वह कौन था? सूर्य ने इशिता पर एक के बाद एक सवालों की बरसात ही कर दी थी। लेकिन इशिता यह बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि जिस समय उसने इंटरनेट मेंटेनर टीम के कर्मचारी को कंपनी में प्रवेश की अनुमति दी थी, उस समय वह पूरी तरह से राहुल के ख्यालों में खोई हुई थी। तुम राहुल बाबा के लिए एक अभेद्य ढाल हो। पुजारी की यही बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसी उलझन में उसने बिना ठीक से जांच किए उस व्यक्ति को अंदर आने की परमिशन दे दी थी। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, यह सोचकर ही उसने अपने सिर को घुटनों में छुपा लिया। सूर्य उसके चेहरे पर आते जाते भाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ क्षणों बाद इशिता ने धीरे से अपना सिर उठाया, बालों की एक लट को कान के पीछे खिसकाते हुए बोली, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। वह हाथ मसलते हुए बोली, लेकिन मैंने ही उसे इंटरनेट मेंटेनर टीम का कर्मचारी समझकर कंपनी में आने की अनुमति दी थी। इतना कहते ही उसका चेहरा अपराधी की तरह झुक गया। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही जम सी गई थी। मैडम, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? सूर्य ने हैरानी से कहा और सामने पड़ी वाली कुर्सी पर धम से बैठ गया। इशिता के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था और यदि था भी तो वह देना नहीं चाहती थी, क्योंकि राहुल के लिए जो उसके मन में भावनाएं थी वह उन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहती थी। वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल की नज़रों में वह सिर्फ उसके लिए एक सेक्रेटरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और राहुल उसी लड़की से शादी करेगा जिसे उसकी माँ कल्याणी ने पसंद किया है। यह सोचकर उसने अपने चेहरे को हथेलियों में छुपा लिया था। सिक्योरिटी रूम की नीली रोशनी अब उसके चेहरे की घबराहट को और भी साफ दिखा रही थी। पर्दों की हल्की सरसराहट भी जैसे उसे डराने लगी थी। सूर्य कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, मैडम, इससे पहले कि राहुल सर को यह बात कहीं और से पता चले, आपको अभी इसी वक्त उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। कहते हुए उसकी उंगलियां आपस में उलझकर रह गई थी। सिक्योरिटी रूम की स्क्रीन पर चलते हुए काली परछाई कमरे की खामोशी को अब और भी गहरा कर रही थी। सूर्य की बात सुनकर इशिता की उंगलियां कुर्सी के हत्थों पर अब और भी कस गई थी। उसने अपने गले के स्कार्फ को ढीला किया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे यह बात राहुल सर को अभी बतानी होगी। कहते हुए उसने कांपते हाथों से राहुल का नंबर डायल किया। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। उधर राहुल आंखें बंद किए अभी भी खिड़की के पास अपनी दोनों बाहें फैलाए खड़ा था। फोन की घंटी सुनते ही वह हल्का सा चौंक गया था। वह तुरंत मेज पर रखे फोन के पास आया। उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा। 12:45। वह धीरे से बुदबुदाया, इशिता का फोन इस वक्त? उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हाँ इशिता, कहो, इस वक्त फोन क्यों किया? राहुल की आवाज सुनते ही इशिता कुर्सी से सीधी खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां बैग के पट्टे को अब और भी कसकर पकड़ चुकी थी। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, सर, ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? क्या कहा तुमने? राहुल के स्वर में आश्चर्य के साथ कठोरता भी उतर आई थी। ऑफिस में क्या हुआ?
मुझे अभी इसी वक्त सच सच बताओ, कहते उसकी मुट्ठियां अपने आप ही भिज गई थी। राहुल की सख्त आवाज सुनकर ईशिता के होंठ कांप उठे। उसका सारा साहस मानो एक ही पल में बिखर सा गया था और शब्द तो जैसे गले में ही अटक गए थे। ईशिता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस बार राहुल की आवाज पहले से भी अधिक कठोर हो गई थी, जिसे सुनकर ईशिता का दिल तो मानो 100 की स्पीड से भी तेज धड़कने लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, सर, वो फाइनेंस फाइल 2026 की रिपोर्ट मुझे लगता है लीक हो गई है। क्या तुम होश में तो हो? राहुल ने आश्चर्य से कहा। अब की बार उसकी मुट्ठियां और भी सख्त हो गई थी। जी जी सर, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और जो कह रही हूँ वही सच है, ईशिता ने टूटी हुई आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही राहुल के माथे पर बल पड़ गए। उसके मन में एक साथ न जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए। अभी तुम कहाँ हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। सर, अभी मैं ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में हूँ, ईशिता ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया। ठीक है, वहीं रुको, मैं सिर्फ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जब तक मैं ना आऊं तुम वहीं रहना। इतना कहकर राहुल ने कॉल काट दी। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया था। दीवार घड़ी की टिक टिक भी अब उसके कानों में चुभने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। कुछ पल वह निशब्द सा खड़ा रहा। उसके मन में एक साथ कई सवाल उमड़ने लगे थे। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता उतर आई थी। मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसने दांत पीसते हुए कहा। अचानक ही उसका हाथ उठा। धड़ाम! अगले ही पल उसके मुक्के की जोरदार चोट से मेज का शीशा टूटकर पूरे फर्श पर बिखर गया था। इस वक्त वह किसी घायल सिर से कम नहीं लग रहा था। उसका पहले से घायल हाथ अब और भी घायल हो गया था, पर उसे उसकी जरा भी परवाह न थी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और अपने ड्राइवर आशीष का नंबर डायल किया। गाड़ी तुरंत कल्याणी मैंशन के मुख्य गेट पर ले आओ। इतना कहकर उसने घड़ी और जरूरी फाइलें उठाई और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इस समय उसकी चाल में चीते जैसी फुर्ती उतर आई थी। उसके जूतों की आवाज से मानो कल्याणी मैंशन का फर्श भी कांप उठा था। उसकी भौहें तनी हुई थी और आंखों में बर्फ जैसी ठंडी मगर खतरनाक आग सुलग रही थी। चलते चलते उसने राजू को दो टूक शब्दों में कहा, अगर माँ मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं ऑफिस में हूँ। इतना कहकर वह तेजी से मैंशन के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। मनीष पहले से गाड़ी का दरवाजा खोले हुए खड़ा था। राहुल बिना कुछ कहे पिछली सीट पर धम से बैठ गया। आशीष, गाड़ी को तुरंत ऑफिस की ओर मोड़ो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही थी। जी सर। आशीष ने बिना उसकी ओर देखे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर की मखमली सड़कों पर दौड़ने लगी थी। हालांकि गाड़ी के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे में राहुल की उखड़ी हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थी। उसके मन की बेचैनी अब उसकी उंगलियों तक उतर आई थी। वह तेजी से एक के बाद एक फाइलों के पन्ने पलटता चला जा रहा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपका एक एक कमेंट्स मुझे इस कहानी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।